एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब लोहार अपनी पत्नी सीमा और बेटे मोहन के साथ रहता था। रघु अपनी कारीगरी से लोगों के लिए नए नए औजार बनाता और पुराने औजारों की मरम्मत कर अपना गुजारा करता था। एक दिन पसीने से लथपथ गरीब लोहार रघु धौंकनी चला रहा था। उसका बेटा मोहन कोयले में गर्म लोहा निकालकर उसे हथौड़े से पीट रहा था। दोनों के कपड़े फटे पुराने थे। बाबा, आज तो सारा दिन मेहनत करने के बाद भी बस 2 पैसे ही मिले। इतने में तो आधा आटा भी नहीं आएगा। बेटा, मेहनत ईमानदारी से करो, भगवान सब देगा। चिंता मत कर, बस अपने काम में मन लगाओ। तभी गांव का जमींदार सेठ जगदीश वहां आता है। महंगे कपड़े, मोटा पेट, हाथ में सोने की घड़ी। उसकी आंखों में लोभ झलक रहा होता है। अरे रघु, यह लो तलवार और इसे तेज करके कल तक मेरी हवेली पहुंचा देना। राजा की सेना में इसे भेजना है। जी मालिक, लेकिन कुछ मजदूरी मिल जाती तो। अरे, तुझे काम देकर ही एहसान कर रहा हूँ। पैसे चाहिए तो राजा के पास जा, भीख मांग। जगदीश हंसता है और चला जाता है। रघु चुपचाप तलवार उठाकर देखने लगता है। मोहन आंखों में आंसू लिए अपने पिता को देखता है। बाबा, यह अन्याय है। हम मेहनत करते हैं, फिर भी हमें मजदूरी क्यों नहीं मिलती? बेटा, दुनिया हमेशा न्याय नहीं करती, लेकिन हमें अपना ईमान नहीं खोना चाहिए। सुबह का समय। रघु, सीमा और उनका बेटा मोहन खाना खाने बैठते हैं। उनके पास बस सूखी रोटी और पानी ही होता है। अचानक दूर से शाही नगाड़ों की आवाज आती है। गांव में ढोल बज रहे थे। राजा वीर प्रताप घोड़े पर बैठे थे, लेकिन गांव वालों को देखकर राजा के चेहरे पर गंभीरता आ जाती है, जैसे वो कुछ सोच रहे हों। इस गांव के लोग बहुत गरीब दिख रहे हैं। क्या यहाँ के जमींदारों ने इन पर अत्याचार किया है? महाराज, यहाँ के जमींदार तो आपकी जय जयकार करते हैं, पर प्रजा परेशान रहती है। राजा चुप हो जाता है और गहरी सोच में पड़ जाता है। अचानक उसकी नजर एक छोटे लोहार खाने पर पड़ती है, जहां रघु और मोहन धौंकनी चला रहे थे। रुको, मैं यहाँ देखना चाहता हूँ। वहां पहुंचकर राजा अपने घोड़े से उतरते हैं और रघु के पास जाते हैं। तुम क्या कर रहे हो लोहार? रघु और मोहन चौंक जाते हैं। वे समझ नहीं पाते कि राजा अचानक क्यों आया। गांव वाले भी चुप होकर देखने लगते हैं। सुनो लोहार, तुम्हारा नाम क्या है? रघु और मोहन एक दूसरे को देखते हैं कि आखिर जमींदार के अत्याचारों के बारे में क्या कहे, लेकिन रघु सच बोलने का फैसला करता है। महाराज, मेरा नाम रघु है। मैं गांव का एक साधारण लोहार हूँ। महाराज, हम मेहनत तो करते हैं, पर बड़े लोग हमें हमारी मजदूरी नहीं देते। जो कुछ मिलता है उसी में गुजारा करते हैं। राजा की भौहें तन जाती हैं। आसपास खड़े सेठ जगदीश और अन्य जमींदार डर से कांपने लगते हैं। तुम्हारी दुकान छोटी है, तुम्हारे कपड़े भी फटे हुए हैं। क्या तुम्हें अपने काम की सही मजदूरी नहीं मिलती? कौन हैं ये लोग जो गरीबों का हक मारते हैं? कोई कुछ नहीं बोलता। तभी मोहन जोश में आकर बोल पड़ता है। महाराज, सेठ जगदीश ने हमसे तलवार तेज करवाने को कहा, लेकिन मजदूरी देने से मना कर दिया। कह रहा था कि मजदूरी चाहिए तो राजा से भीख मांगो। गांव में सन्नाटा छा जाता है। जगदीश के चेहरे का रंग उड़ जाता है। राजा की आंखों में गुस्सा झलकने लगता है। जगदीश, क्या यह सच है? जगदीश हाथ जोड़कर कांपते हुए आगे आता है। महाराज, यह झूठ है। मैं तो इनकी मदद ही करना चाहता था। मदद? बिना मजदूरी दिए किसी का काम करवाना मदद है? यह तो शोषण है। राजा सैनिकों की ओर देखता है। सिपाहियों, इसे तुरंत कारागार में डाल दो। सैनिक सेठ जगदीश को पकड़ दचकर ले जाते हैं और उसे कारागार में डाल देते हैं। इसके बाद राजा वीर प्रताप गांव वालों से कहते हैं, सुनो सभी गांव वालों, अगर आज से किसी ने भी रघु को डरा धमका कर काम कराया या काम के बदले में पैसे नहीं दिए, तो उसका भी हाल जगदीश की तरह होगा। फिर राजा अपने मंत्री से कहते हैं, मंत्री जी, क्या आपको लगता है कि रघु एक मेहनती और ईमानदार आदमी है? कभी ऐसा ना हो कि जगदीश को बेकार में ही सजा हो जाए। नहीं महाराज, मुझे नहीं लगता कि रघु एक झूठा और बेईमान आदमी है। यदि आपको संदेह है तो आप इसकी जांच करा सकते हैं।
इसके बाद रघु राजा का धन्यवाद करते हुए कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। यदि आपके जैसा राजा राज्य में हो तो वहाँ के लोग कभी दुखी नहीं होंगे। इसके बाद राजा वहां से चले जाते हैं। The next day. तो महाराज आपने क्या योजना बनाई है? राजा मंत्री को पास बुलाकर सारी योजना बता देते हैं। हाँ महाराज, ये तो बहुत अच्छी योजना है। उधर रघु और उसका बेटा मोहन काम में लगे थे। पिताजी, आज का काम तो हो गया है। चलो, शाम हो चुकी है, अब घर चलते हैं। हाँ बेटा, तू ठीक कहता है। अब हम घर चलते हैं। दोनों बाप बेटे अपना सामान बांधते हैं और घर की ओर चल देते हैं। जल्दी चलो पिताजी, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। वे दोनों तेजी से आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक रास्ते में उन्हें कुछ डाकू मिल जाते हैं। डाकू को देखकर वे दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। तभी एक डाकू चाकू निकालकर उनसे कहता है, सुनो, ये सारा सामान हमें दे दो, नहीं तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। डर के कारण रघु अपना सारा सामान डाकू को दे देता है। रघु और मोहन जल्दी से वहां से निकल पड़ते हैं। वह काफी डरे और थके हुए घर पहुंचते हैं। उन्हें इस हालात में देखकर रघु की पत्नी मीना उनसे पूछती है, अरे आखिर क्या हुआ है? तुम लोग तो बहुत डरे और घबराए हुए लग रहे हो। और सारे औजार कहाँ हैं? कुछ तो बताओ। कुछ देर शांत रहने के बाद मोहन अपनी माँ को रास्ते में हुई सारी घटना के बारे में बता देता है। ये सुनकर सीमा घबरा जाती है और कहती है, हे भगवान, अब क्या होगा? आगे हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? तभी रघु राशन की थैली देते हुए कहता है, ये लो और खाना बना लो। और हाँ, चिंता मत करो, मुझे अपनी मेहनत और भगवान पर पूरा भरोसा है। हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। इसके बाद मीना खाना बनाने के लिए चली जाती है। पर वहां पर भेष बदलकर छुपे राजा और मंत्री उनकी सारी बातें सुन लेते हैं। इसके बाद मंत्री राजा से कहता है, देखा महाराज तुमने, इस रघु का सारा सामान छिन गया, फिर भी कितना शांत है। हाँ, तुमने ठीक कहा। लेकिन सुनो, आज तो इसने खाना खा लिया, देखते हैं कल क्या खाता है, तभी तो पता चलेगा कि यह कितना मेहनती और ईमानदार है। अगले दिन रघु काम की तलाश में इधर उधर घूमने लगता है। घूमते घूमते वह गांव से बाहर निकल जाता है और एक तालाब के पास पहुंचता है, जहां एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। रघु उसके पास जाकर कहता है, अरे भाई, आप क्या कर रहे हो? भाई, मैं एक मछुआरा हूँ और मछलियां पकड़ रहा हूँ। क्या मैं भी मछली पकड़ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, इसके लिए तुम्हें एक जाल की जरूरत होगी। इसके बाद रघु जल्दी से एक जाल का इंतजाम कर मछली पकड़ने के लिए चल देता है। तालाब पर पहुंचकर रघु तालाब में जाल को फेंक देता है। कुछ देर बाद रघु जाल को तालाब से बाहर निकलता है तो देखता है कि उसमें सिर्फ एक मछली फंसती है। रघु अपने आप से कहता है, अरे यार, एक मछली आई है, इससे क्या होगा? चलो एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। रघु दोबारा से जाल तालाब में फेंक देता है। अब की बार वह जाल को ज्यादा समय के लिए तालाब में पड़ा रहने देता है। चलो अब काफी समय हो गया है, जाल को बाहर निकालता हूँ। जैसे ही रघु जाल को बाहर निकलता है, उसमें बहुत सारी मछलियां फंसी होती हैं। ये देखकर रघु बहुत खुश होता है। फिर वह उन्हें बाजार में बेचने के लिए चल देता है। रघु बाजार में पहुंचकर मछलियां बेचने के लिए बैठ जाता है। धीरे धीरे उसके पास ग्राहक आने लगते हैं। शाम होते होते उसकी सारी मछलियां बिक जाती हैं, जिससे रघु के पास राशन खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। शाम को रघु राशन लेकर घर पहुंचता है। उधर राजा और मंत्री भी उसका पीछा करते हुए उसके घर पहुंच जाते हैं और घर के पास में ही छुप जाते हैं। ये लो और खाना बना लो। यह देखकर उसकी पत्नी उससे पूछती है, अरे आप यह राशन कहाँ से लाए हो? सुनो सीमा, हमें कभी भी ईश्वर से भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। वह हमारी हर परिस्थिति में सहायता करते हैं। देखो, उन्होंने हमें आज भी भूखा नहीं रखा। हाँ, यह बात तो सही है, पर आखिर आपने राशन का इंतजाम कैसे किया? इसके बाद रघु अपनी पत्नी सीमा को सारी बात बता देता है। तभी सीमा कहती है, हाँ, आपने सही कहा, हमें ईश्वर से कभी भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। उनकी यह बातें सुनकर राजा और मंत्री सोच में पड़ जाते हैं। देखा महाराज, रघु किसी भी परिस्थिति का सामना करने को तैयार है।
इससे पता चलता है कि वह कितना मेहनती और ईमानदार है। तुम ठीक कहते हो मंत्री जी, पर मैं रघु की एक और परीक्षा लेना चाहता हूँ। इसके बाद ही मैं मानूंगा कि वह मेहनती और ईमानदार है। तो अब इस बार आप क्या करेंगे? ये सब तुम्हें कल दरबार में पता चलेगा। इसके बाद मंत्री और राजा वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह सुनो मंत्री जी, राज्य में ऐलान कर दो कि कोई भी व्यक्ति नगर की किसी भी नदी या तालाब से मछली नहीं पकड़ेगा। यदि कोई ऐसा करता पाया गया तो उसे बहुत कठोर दंड दिया जाएगा। इसके बाद यह खबर पूरे राज्य में फैल जाती है। इस खबर को सुनने के बाद रघु और उसकी पत्नी चिंता में पड़ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? महाराज ने तो मछली पकड़ने पर भी रोक लगा दी है। तुम चिंता मत करो सीमा, भगवान हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालेंगे। इतना कहकर रघु जंगल की ओर चल देता है। वहां पहुंचकर उसकी नजर एक लकड़हारे पर पड़ती है जो लकड़ियां काट रहा होता है। तभी रघु उसके पास जाकर उससे पूछता है, अरे भाई, आप इन लकड़ियों का क्या करोगे? इस लकड़ियों का? भाई, मैं इन लकड़ियों को बाजार में बेचता हूँ और उनसे जो पैसे मिलते हैं उससे मैं अपने परिवार का गुजारा करता हूँ। इसके बाद रघु के मन में भी लकड़ियों को बेचने का विचार आता है। वह भी जंगल से लकड़ियां काट कर बेचने लगता है। इस काम में मेहनत तो है, पर पैसे भी सही मिल रहे हैं। शाम को रघु राशन लेकर घर पहुंचता है। राजा और मंत्री पहले से ही रघु के घर के पास छुपे होते हैं। ये लो सीमा, आज ये राशन मैं लकड़ियां बेच कर लाया हूँ। फिर रघु की पत्नी कहती है, रघु, तुमने साबित कर दिया कि अगर व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से काम करे तो वह जिंदगी में कभी असफल नहीं हो सकता। उनकी सारी बातें सुनकर राजा मंत्री से कहता है, मंत्री जी, रघु हमारी परीक्षा में सफल हुआ है। इसे कल दरबार में बुलाया जाए। हम उसे उसकी मेहनत और ईमानदारी का इनाम देना चाहते हैं। इसके बाद राजा और मंत्री वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह रघु को दरबार में बुलाया जाता है। राजा वीर प्रताप रघु से कहते हैं, शाबाश रघु, सुनो, हमने तुम्हें बिना बताए तुम्हारी परीक्षा ली। हमने राज्य में लोहारगिरी का काम बंद कराया और मछली पकड़ने पर भी रोक लगाई, ताकि तुम जिंदगी से हार मान लो और दुखों में अपनी जिंदगी काटो। पर तुमने ऐसा नहीं होने दिया। इतनी मुसीबतों के बाद भी तुमने हर समस्या का सामना अपनी हिम्मत, मेहनत और ईमानदारी से किया। हम तुमसे बहुत खुश हैं, तो इसलिए आज से तुम्हें शाही शास्त्रालय का मंत्री नियुक्त करते हैं। यह सुनकर रघु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो राजा का धन्यवाद करता है और खुशी खुशी शस्त्रालय का कार्यभार संभालता है।